हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। मैं हूं रेणुका, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, क्योंकि आ चुका है टाइम आपके बोर्ड एग्जाम का, साथ में आप देने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी, तो आपके बेसिक्स होने चाहिए क्लियर। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे और देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया है कि समझ लीजिए आपके पास में 3 ग्राम का कोई एक हाइड्रोकार्बन है, जिसको आपने क्या करवाया, दहन जिसका करवाया, यानी कि कंबशन जिसका करवाया इन प्रेजेंस ऑफ 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको दे रहा है क्या 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5.4 ग्राम ऑफ H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। यानी कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन है जो आप जला रहे हो जिसका मास 3 ग्राम है, 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब आपके पास रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो जाएगा 14.2 ग्राम। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इन दोनों को भी अगर आप देखें, CO2 और H2O को भी अगर आप देखें, तो इन दोनों को भी अगर आप जोड़ के देखते हैं तो 8.8 प्लस 5.4 ग्राम कितना होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से आना चाहिए 14.2 ग्राम, जैसे कि ऊपर पे भी था। मतलब आप देख सकते हैं दोनों साइड जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दैट इज कंजर्व्ड, यानी कि जितना आपका अभिकर्मक है उतना ही आपका उत्पाद भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो नियम होगा कौन सा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास का। बहुत ही इजी था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। द मेटोलाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज, निम्नलिखित तत्वों के समूह में उपधातु कौन सा होता है। 3 ग्रुप है हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है और एक आप कह सकते हो मेटोलाइट है, प्लस गैसेस भी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मेटोलाइट यानी उपधातु की, तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम और पोलोनियम में से आर्सेनिक आपका मेटोलाइट है। याद रखिएगा मेटोलाइट पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नेचर। कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता। आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। रेडियम, टेक्नेटियम, पोलोनियम या फिर हीलियम। सो आपको आंसर बता दूं, वैसे तो टेक्नेटियम भी नहीं पाया जाता, लेकिन इसके कुछ पार्टिकल्स नेचर में पाए गए हैं। तो आप कह सकते हो जो रेडियम है दैट इज द ओनली मेटल वी कैन से विच इज नॉट अवेलेबल इन नेचर। क्यों, किससे बनाते हैं ये, बिल्कुल सही, ये यूरेनियम से बनता है। सो आंसर विल बी ए। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। आपको एक क्रिकेट गेंद की क्या करनी है बेटा, अनिश्चितता निकालनी है, किसमें, उसके वेग में, जिसका द्रव्यमान 150 ग्राम दे दिया गया है। और आपसे पूछा है अगर उसकी पोजीशन में यानी कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की है, और h की वैल्यू आपको इतनी दे गई है दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा होगा, बिल्कुल सही, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। सो दैट इज डेल पी डेल एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो प्लैंक कांस्टेंट दे दिया गया है, डेल पी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, डेल पी वो क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से। सो मास आपको ग्राम में दे दिया गया है, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट किलोग्राम में है, तो आपको मास को क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप पहले मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको उसके वेलोसिटी से जो आपको निकालनी है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए v आपको एज इट इज आप v लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेल p के बदले m डॉट v लिखिएगा जरूर, और उसको कैलकुलेट कीजिएगा। डेल x की वैल्यू आपके सामने दे दी गई है, पोजीशन के हिसाब से आर्मस्ट्रॉन्ग दी है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, और उसके हिसाब से मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और इस तरीके से डेल p की वैल्यू और डेल एक्स की वैल्यू रख के आप h अपॉन 4 पाई से आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल टू करना है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाना चाहिए, जो कि होना चाहिए 3.499 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर फोर्थ आपका बेसिक भी क्लियर। अगले में आते हैं, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेसिक क्वेश्चन है और पीरियोडिक टेबल यानी आपकी आवर्त सारणी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, मान लीजिए आपके पास एक तत्व है जिसका
क्या है, परमाणु क्रमांक 20 है, तो ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में यानी पीरियड में रखा जाएगा। तो 20 किसका एटॉमिक नंबर है, पहले बात आपको ये पता होना चाहिए, और जैसे ही आपको वो पता चल गया आपको याद हो जाना चाहिए इट इज ऑफ कैल्शियम, जो रखा जाता है बिल्कुल सही 4th पीरियड में। ठीक है, हम करते क्या है, यहां से ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 7 पीरियड है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और कितने हैं, 18 ग्रुप है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूं तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, आपको बताना है प्रिंसिपल एजीम्यूथल और चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्रमशः किस चीज से संबंधित है। प्रिंसिपल को यानी आप कह सकते हो इसके जो प्रिंसिपल एजीम्यूथल और चुंबकीय क्वांटम संख्या है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछी जाती है, दैट इज एन, एल और एम। ठीक है, तो प्रमुख क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः किस चीज से संबंधित है। प्रिंसिपल होता है बेटा आपके साइज से, एजीम्यूथल होता है शेप से, और जब मैग्नेटिक है दैट विल बी ओरिएंटेशन। सो साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, मतलब आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ अ 4D इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा 4D इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं के सही सेट का प्रतिनिधित्व करता है। 4D इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो आपको एन, एल, एम का तो आइडिया लग ही गया होगा। कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर मैं बात करती हूँ 4D की, तो ये क्या दर्शाता है बेटा, 4 यहाँ पर n को दर्शाता है यानी प्रमुख क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। d किसको दर्शाता है, l की वैल्यू को दर्शाता है। अगर l की वैल्यू बेटा 0 हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे, s ऑर्बिटल। l की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसे कहेंगे p। l की वैल्यू 2 हो जाए तो d, और l की वैल्यू अगर 3 हो जाता है बच्चों तो ये कहलाता है f ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 4D यानी कि n की वैल्यू हो गई 4, l की वैल्यू हो गई बेटा क्योंकि d दिया है तो 2। ठीक है, तो n और l की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 2 वैल्यू है 4 और 2 की, है ना। अब आते हैं कि इस पे n, l हो गया। अब m की वैल्यू क्या होती है, -l to +l, जिसमें 0 भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर 1 है तो -1 +1 और बीच में 0 होना चाहिए। वैसे अगर l की वैल्यू 2 दे दिया गया है तो आप m की वैल्यू क्या लिखेंगे, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी और +2 भी। तो m की वैल्यू इन पांचों में से कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या इन दोनों में m की वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, होना चाहिए 1। अब आते हैं किसमें, लास्ट स्पिनिंग क्वांटम नंबर। क्योंकि स्पिनिंग क्वांटम नंबर हमेशा -1/2 या +1/2 आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। बिल्कुल 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये चारों चीजें एन, एल, एम, एस की वैल्यू आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 ग्राम of a gas at atmospheric pressure is cooled from 273 degree Celsius to 0 degree Celsius. Keeping the volume constant, its pressure would become, क्या बोल रहा है, 10 ग्राम गैस का अगर एक एटमॉस्फेरिक यानी कि एक वायुमंडलीय दबाव में ठंडा किया गया है 273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री तापमान पर, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, उसके आयतन को क्या रखा गया है, स्थिर, तो उसका दबाव कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, सबसे पहले तो P1 की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। ठीक है, साथ में किसकी वैल्यू दी है देखिएगा, टेम्परेचर की। टेम्परेचर पहले क्या था 273 डिग्री, उसके बाद में P2 आपसे पूछ रहा है और T2 की वैल्यू आपको दे दी गई है, दैट इज 0। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब इसका जो आयतन है वो क्या होगा, स्थिर होगा। अब आयतन स्थिर है मतलब आयतन अगर यहाँ पर आप कह रहे हो कि V है, V1 है, तो यहाँ पर आयतन भी V1 ही होगा। मतलब सिर्फ आपके पास P1 T1 P2 T2 की वैल्यू है ना। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है बेटा ये किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है, डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है किस में, आपके केल्विन में। तो टेम्परेचर जैसे हम हमेशा केल्विन में लेते हैं
तो T1 की वैल्यू अगर 273 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कैसे लिखेंगे? 273 प्लस 273 केल्विन, दैट विल बी इक्वल टू 546 केल्विन, है ना। तो 180 हम 546 केल्विन। दूसरे प्रेशर को आप निकालोगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रखेंगे P1 के हिसाब से, तो कैसे लिखते हैं हम? इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कौन सा लॉ? याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये गेल-यूजेक लॉ है कि नहीं है? ध्यान से। तो यहां पर क्या होगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 की वैल्यू 1, T1 की वैल्यू 546 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू निकालिए, T2 की वैल्यू 273, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो X की वैल्यू आ जाती है 1/2, यानी कि जो प्रेशर है दैट विल बी हाफ ऑफ ATM। आंसर विल बी A। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? देखो ध्यान से। प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या है? किससे बनती है प्रोड्यूसर गैस? इसके पहले क्वेश्चन जो था वो थर्मोडायनामिक्स का था, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, साथ में सॉल्यूशन भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। सो आंसर हो जाता है बेटा इसमें COH2 प्लस N2 की, यानी कि प्रोड्यूसर गैस किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। So answer will be D. Coming to 10th question, BF3 is taken as example of Lewis acid because it behaves. BF3 यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड को लुईस अम्ल के उदाहरण के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह किसके जैसे व्यवहार करता है? अब आपको लुईस एसिड, लुईस बेस पता होना चाहिए। लुईस एसिड वो अम्ल होते हैं या वो एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे यानी कि ले, और लुईस बेस वो होते हैं जो दिलदार हो यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे दे। तो यहाँ पर लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन के लवर के जैसे वर्क करेगा। सो इट विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फिर आते हैं अगले पे। The formula of the compound is A2B5. The number of electrons in the outermost orbit of A and B respectively are. आपको बोला गया है कि एक यौगिक है जिसका सूत्र A2B5 है, लिख लीजिए इसे A2B5। तो आपको बताना है A और B की सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। कैसे पता चलेगा? पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं, दैट इज A5 प्लस एंड B2 नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है। अब जब आप इसके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो A5 प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, तभी इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 थे, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब B के ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव का, मतलब ये क्या कर रहा था? इसके पास, क्योंकि इसको स्टेबल होना था इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, है ना। तो मतलब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं दैट वाज 8। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, यानी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 6। तो 5 और इसके पास आते हैं आउटर मोस्ट में 6, तभी तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए ताकि स्टेबल हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो आंसर विल बी 5 and 6, है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। The elements with maximum electronegativity belongs to, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व निम्न में से संबंधित है। आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो तत्व होते हैं कौन से हैं? सही सुना, हेलोजन, सही पकड़ा है, बिल्कुल हेलोजन होगा। तो हेलोजन कहाँ बिलोंग करते हैं बताइए? करते हैं ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्रुप 17 है, बिल्कुल है, 2 जगह है। अब मैं बात करूं पीरियड 2 या पीरियड 3 की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन स्टार्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कहां से होगा? पीरियड 2 से ऑब्वियसली। सो आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वेरिएबल वैलेंसी इज अ जनरल फीचर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। परिवर्तनीय संयोजकता इसकी एक सामान्य विशेषता है। कौन से ब्लॉक की एलिमेंट की, कौन से ब्लॉक के तत्वों की? बिल्कुल सही कहा, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। सो आंसर विल बी सी। सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी कौन दर्शाता है? डी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं।
फिर आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन पे आज का। आपको बताना है कि ये जो दिया गया कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा। तो इसके हिसाब से आपको बता दूं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सबसे पहले क्रोमियम की वैलेंसी यहाँ पे निकालेंगे, क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, 3 का आता है, +3 का, देखिएगा कैलकुलेट करके। फिर उसके बाद में देखेंगे इन दोनों में नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको नेमिंग करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर H2O(5) है। जब हम वाटर के लिए लिखते हैं नेमिंग, तो हम क्या लिखते हैं, एक्वा। देखो हर जगह आपको दिख रहा होगा एक्वा। यहां पर हाइड्रो है विच इज रॉन्ग। दूसरी बात, नेगेटिव लाइगेंड है आपके पास में, नेगेटिव लाइगेंड को देखिए NCS, दैट इज आइसोथियोसाइनेट या थियोसाइनेट भी आप इसे कह सकते हो। सो कितना है, पेंटा एक्वो थियोसाइनेट, क्रोमियम है और चार्ज 3 का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पेंटा एक्वा थियोसाइनेट क्रोमियम 3 आयन। बाकियों में आप देखेंगे तो इन दोनों में चार्ज मेंशन नहीं है, जबकि पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। दूसरी बात, यहाँ पर ये नेम कभी नहीं आता, यूज नहीं किया जा सकता सल्फर। आपको हमेशा रोमन न्यूमरल के साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट और अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लाइगेंड एंड पॉजिटिव लाइगेंड नेमिंग करना पड़ता है। अब आते हैं लास्ट, आपके लिए होमवर्क लेके आई हूं, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बहुत इंटरेस्टिंग और पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से सारे बेसिक क्वेश्चंस को करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा भूषण साइंस प्लस से, विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं फिर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटी छोटी वीडियो में लाते रहूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।